हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञाना पंजाब एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे कंबाइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। यानी कि मैं बात कर रही हूं आपके पंजाब मास्टर कैडर, आपका बॉटनी एंड ज़ूलॉजी बोथ, राइट। तो बायोलॉजी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज योर बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं रिस्पेक्टिवली। आज के सेशन में हम दोनों के अकॉर्डिंग आपके जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा। सेशन को देखने से पहले और स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारा का सारा मटेरियल इन अ फ्री पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो फ्री, आप इसे जो है वो लेना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपके पास ये सारा कंटेंट हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एंड फॉर द फ्यूचर यूज, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे अंदर आपके एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपना टेलीग्राम चैनल को जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको ये सारे के सारे जितने भी मटेरियल होता है वो आपको फ्री पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, राइट। सो आई होप दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है, क्लियरली है। सारी वीडियो जो है, वॉइस जो है वो एकदम क्लियर है। अटेंडेंस अपनी मार्क कर लीजिएगा। कैसे करोगे? सेशन को लाइक करके और कमेंट करके कि यस यू आर देयर इन द सेशन एंड यू आर वाचिंग दिस सेशन। सेशन को एंड तक देखिएगा। एंड में आपको डेफिनेटली होमवर्क क्वेश्चन होगा जो आपको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और फिर जिनका भी आंसर करेक्ट होगा उनका नेम मैं डिस्प्ले करूंगी अपने आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। तो मास्टर कैडर डेफिनेटली आएगा, ये मत सोचिए कि मास्टर कैडर बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल जी डेफिनेटली आएगा। प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसा ना हो जब पेपर आए, नोटिफिकेशन आए, आपके पास सिर्फ 1 या 1.5 महीना बचे और फिर आप पैनिक हो जाओ कि अब क्या करें, अब कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन आज ही से शुरू हो जाए। वैसे तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी, बट ठीक है, आज से भी शुरू करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज फार एज आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाती है, आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं होगा जैसा कि पीसीएस के लिए भी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड ऑफ योर टाइम। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब है ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मली और यूजुअली हम अपने सेशंस के अंदर देखते हैं, अपने टॉपिक्स के अंदर देखते हैं। जब आप पढ़ते होंगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स के बेस पर ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली दिखाई देते होंगे, राइट। तो आज हमें उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है। सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन लिस्ट व्हिच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आपको बताना, मतलब कि ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें कायरल एजेंट्स जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट। ऐसे ही बोलते हैं, और किसे कहते हैं सिंपल अमाइनो एसिड। इफ आई एम रॉन्ग, और अगर मैं गलत कह रही हूं तो करेक्ट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए व्हाट आर द सिंपल अमाइनो एसिड्स। किसे कहते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? बहुत ही सिंपल एसिड आपका अमाइनो एसिड कौन सा है? एलेनिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन या एस्पार्जिन? तो ए, बी, सी या फिर डी। टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से कौन सा अमाइनो एसिड जो है दैट इज द सिंपल वाला अमाइनो एसिड? हाँ जी, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। बी जो है दैट इज ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्योंकि इसके पास क्या होता है? सिंगल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इन इट्स साइड चेन एंड इट इज प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड, राइट। सो दिस इज योर ग्लाइसिन। एलेनिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन जो है वो किस तरीके के अमाइनो एसिड्स है, ये भी मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। प्लांट सेल्स को आपस में कौन कनेक्ट करता है? यानी एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं, जैसे प्लांट सेल्स हैं, प्लांट में बहुत सारे सेल्स होंगे विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, क्योंकि उनके बीच में भी तो कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर आपके जो प्लांट सेल्स हैं वो आपस में किस तरीके से जुड़े होते हैं? जैसे एडजेसेंट सेल्स है, सो हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं? डेस्मोसोम्स, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ए, बी, सी या फिर डी, किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं आपके प्लांट सेल्स? तो क्या होगा इसका आंसर? प्लांट्स के अंदर क्या है कनेक्टिविटी, किसके थ्रू होती है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, ऑब्वियसली दैट इज योर प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर इंटरकनेक्शन करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द डेस्मोसोम्स? डेस्मोसोम्स फिर किसके अंदर होता है? अब आंसर तो इसका आपका प्लाज्मोडेस्माटा है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें देखना है
कि डेस्मोसोम्स किसके अंदर है। डेस्मोसोम्स आर द सेल्स और द स्ट्रक्चर्स जो कि कनेक्टेड होते हैं इनटू द एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय, एनिमल सेल्स में आपस में इंटरकनेक्शन किसके थ्रू होता है, आपके डेस्मोसोम्स के थ्रू ही होता है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, अब देखो सेल वॉल का जो फंक्शनिंग है या सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, इट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इफ वी स्टार्ट विद द बैक्टीरिया, राइट, अगर हम बैक्टीरिया से शुरू करते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, मोस्टली एंड मेजरली द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। बट अब यहां पर भी एक और चीज है, बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन कुछ और है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन कुछ और है। बट देन व्हाट इज दिस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव स्टैंड्स फॉर। तो ग्राम इज बेसिकली साइंटिस्ट, है ना, जिन्होंने काम किया है आपका बैक्टीरिया की फॉर्म्स पे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया स्टेन ले लेते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जो नहीं ले पाते उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। अब क्वेश्चन तो इसके डेफिनेशन में है। अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर वो बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। तो ऐसा क्या है दोनों बैक्टीरिया के डिफरेंस में, सेल वॉल के डिफरेंस में, कि देयर इज, एक तो है वो स्टेन को ऑप्ट कर लेता है और एक जो है वो स्टेन को ऑप्ट नहीं कर पाता है। तो ये भी आपको मुझे बताना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपकी प्रैक्टिस इन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू हो जाती है, क्योंकि जब आपके एक क्वेश्चन का आप आंसर करते हैं उसमें से दूसरा सवाल उठ जाता है, दूसरे सवाल का जवाब देते तो तीसरा उठ जाता है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक जो बैक्टीरिया के सेल वॉल टॉपिक है इन द सेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वो भी आपका क्लैरिफाई हो जाता है। अब अगर बात करते हैं हम सेल वॉल ऑफ फंगस, सो इट इज मेड अप ऑफ योर काइटिन। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एंड सेल वॉल ऑफ एनिमल्स, इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। यहां पर होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज ओवर देयर, प्रेजेंट होती है एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल के अंदर। एंड दिस इज मेड अप ऑफ योर बायलिपिड्स, यानी कि लिपिड, बायलिपिड लेयर प्रेजेंट होती है, लिपिड्स से बनी होती है, प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कॉम्पोजिशन है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको बड़े सारे सवाल मिल जाते हैं और उसी सवाल में फिर आपको उनके आंसर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, rRNA is synthesized by, rRNA stands for राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर राइबोसोम्स है ना, राइबोसोमल, और क्या है ये, आरएनए है। तो आरएनए किसके लिए होता है, आरएनए इज बेसिकली फॉर दी ट्रांसलेशन। तो वो बनता कहां पर है, कौन बनाता है, आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए। ए गोल्जी बॉडीज, बी न्यूक्लियस, सी न्यूक्लियोलस, या डी आपका साइटोप्लाज्म। तो कौन बनाता है आपके आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए को। सो अगर आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अच्छे से याद है ना, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आता है, डीएनए आता है और आपका आरएनए आता है, यही आता है डीएनए एंड आरएनए, इट्स नॉट और, राइट। तो डीएनए क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर होता है एंड आरएनए इट इज इनटू दी न्यूक्लियोलस। तो एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस जिसके अंदर आपको आरएनए मिलेगा, प्लस क्योंकि आरएनए है तो जहां आरएनए होगा वहां पर राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। जब ये तीनों आरएनए प्रेजेंट होते हैं ऑलवेज देयर इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए और प्रोटीन्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स। तो क्रोमैटिन फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है। गोल्जी बॉडीज क्या होती है आपकी, सिक्रीशन में हेल्प करती है, दैट इज योर स्टोरेज, पैकेज एंड योर ट्रांसफर, यानी कि प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है आपका, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, क्रिस्टलोकोलॉइडल स्ट्रक्चर है, ग्रैन्युलर होता है इफ इट इज हैविंग अ राइबोसोम्स। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इट इज बेसिकली बायोप्लाज्म, लिविंग है, और लिविंग क्यों है, बिकॉज इट इज बेसिकली कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ये आपका जितनी भी मैक्सिमम बायोसिंथेटिक फेजेस होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटासियम पंप्स आर एग्जांपल्स ऑफ, सोडियम पोटासियम पंप्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है
जब पंप्स होते हैं आपके, यूजुअली पंप्स होते हैं या चैनल सिस्टम होता है, तो ये किसके लिए होता है? इट इज बेसिकली फॉर अ वन काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये है क्या? प्लाज्मोलिसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। अगर आप इनको ध्यान से देखो, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अगर हम चारों की भी बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 4 ऑफ देम, तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट, जिसको हम सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक सेल है, फिर दूसरा है ना, जैसे ये तीसरा सेल है, फिर ये आगे चौथा है, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई भी चीज होती है वो सेल टू सेल ट्रांसफर करती है, तभी तो वो ट्रेवल करेगी। अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम अपने आसपास की बात करते हैं, सो व्हेन इफ वी आर हैविंग अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो हम क्या करते हैं, सामान गाड़ियों में भर देते हैं और फिर वो गाड़ियां जो हो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। सेल के अंदर गाड़ी कौन है? सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है? ऑफ कोर्स योर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, है ना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सर्कुलेशन में हेल्प करता है अलोंग विद द गोल्जी बॉडीज। अब यहाँ पर ये तो हो गया एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जहां पर सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको आ जाता है कि हाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, तो सेल से सेल के अंदर अगर कोई भी चीज जा रही है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर वन, अगर कोई भी चीज ट्रेवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्टिव एंड द पैसिव वन। ठीक है, तो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और एक आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर मैं आपको वैसे बताऊं, तो जो पैसिव वाला होता है ना, उसके अंदर हमारी एनर्जी ज्यादा नहीं लगती है। एक्टिव के अंदर देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी, क्योंकि वो अगेंस्ट द आपके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। सोडियम पोटेशियम पंप्स जो होते हैं वो यूजुअली किस वाले ट्रांसपोर्ट के लिए और किसका एग्जांपल्स हैं? प्लाज्मोलिसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव या ऑस्मोसिस? तो अब देखो, पहले तो देखो ऑस्मोसिस कैसा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव या पैसिव? पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्लाज्मोलिसिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ लिसिस मींस ब्रेकडाउन या श्रिंक। ठीक है, तो आपको मुझे बताना प्लाज्मोलिसिस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोलिसिस एंड ऑस्मोसिस? जब इस तरीके से सवाल को करोगे, आई कैन बेट 200% कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपका बायोलॉजी का जो आपको नहीं आता होगा। देन इज योर एक्टिव और पैसिव, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना, एक में एनर्जी लगती है, एक में नहीं लगती है। तो व्हाट डज दिस सोडियम पोटेशियम मींस? आप बहुत बार पढ़ते होंगे इसके कि सेल मेम्ब्रेन है, बाहर आपका सोडियम होता है और अंदर आपका पोटेशियम होता है। तो रेस्टिंग फेज में आपके पोटेशियम बाहर जाते हैं और फिर उसके बाद आपके सोडियम भी उतनी आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर पोटेशियम पंप, जिसपे क्या होता है, आपकी चीजें इक्विलिब्रियम पे आती है। तो ये कब होता है? जब व्हेन देयर इज योर active transport, so there is a movement of either ions or molecules across the cell membrane into a high concentration, तो हम उसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। तो पंप्स हो गए आपके, है ना, एक्टिव के अंदर पंप्स हैं आपके, चैनल सिस्टम्स हैं, है ना, ये भी आपका इसी के अंदर आता है, चैनल्स एंड पंप्स, ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। और पैसिव में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको मुझे बताना है वैसे ऑस्मोसिस और वो प्लाज्मोलिसिस क्या है। हिस्टोन ऑक्टामर कंटेन्स, हिस्टोन्स ऑक्टामर क्या है? ऑक्टा मींस 8, है ना, 8 प्रोटीन्स होंगे आपकी। हिस्टोन इज, हिस्ट मींस 8 तरह की प्रोटीन्स होती है जो ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाती है। उसके अंदर क्या होता है, कौन सी क्या है वो? 5 तरह की हिस्टोन प्रोटीन्स है, 6 तरह की है, 8 तरह की है, या 8 तरह की तो है लेकिन अलग तरह, 4 डिफरेंट टाइप्स, 8 प्रोटीन्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स में आप क्या पढ़ते हो? H2A, H2B, H3, H4, ऐसा वो भी पता होना चाहिए। देखो इट्स नॉट अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। अब आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है वो उसके अराउंड जो है डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, ऐसे ही पता है। अब कौन सी हिस्टोन प्रोटीन्स है ये भी तो पता करना पड़ेगा ना, है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स के टाइप्स क्या है? तो वैसे 4 तरह की हिस्टोन प्रोटीन्स होती है ना, दो सबका क्या होता है, पेयर में है, तो दैट इज कॉल्ड एज योर 8 हिस्टोन्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। अब इसके अंदर एक ऐसी होती है प्रोटीन जो एक को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ लिंक करती है ना, एक स्ट्रक्चर को दूसरे से लिंक करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर H1, जिसे हम लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि हिस्टोन प्रोटीन में दो सबको एक दूसरे से कनेक्ट कौन करता है, इट्स H1। तो H1 कभी भी आपके ऑक्टामर में नहीं आ रहा है, वो आपको किसके अंदर आ रहा है? दैट इज इनटू द योर लिंकर प्रोटीन के अंदर। सो इट्स अ कोर पार्टिकल्स में नहीं आता H1, ठीक है। तो 2 कॉपीज ऑफ 4 कोर हिस्टोन प्रोटीन, सो 4 तरह की कोर हिस्टोन प्रोटीन होती है, 2 उसकी कॉपीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल, और ये एक और चीज है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इट्स ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहली बात तो ये है कि सेंट्रियोल जो ऑर्गेनल है इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ऐसा ही है। ये एक ऐसी ऑर्गेनल है जो आपके सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ये किसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है?
न्यूक्लियस, स्पिंडल, सेल प्लेट या फिर सेल डिवीजन को स्टार्ट करने में। दैट इज दी सेंट्रियोल बेसिकली। तो एनिमल सेल्स के अंदर होता है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में नहीं होता है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडीज कैन पार्टिसिपेट, सेंट्रियोल कैन नॉट, राइट। और टू स्टार्ट सेल डिवीजन स्टार्ट करने के लिए इनकी जरूरत नहीं होती है। आंसर इज स्पिंडल फॉर्मेशन। वैसे सेंट्रियोल की डायरेक्ट भी नहीं होती है स्पिंडल फॉर्मेशन में, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, बट देयर इज पार्टिसिपेशन इनटू द फॉर्मेशन ऑफ योर सेंट्रियोल, दैट इज योर स्पिंडल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है जो ट्यूबुलिन से बने होते हैं और ये आपके स्पिंडल्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब आप अगर ध्यान से सेल डिवीजन पढ़ते हो तो उसके अंदर देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ योर एस्टर फॉर्मेशन। स्पिंडल बनने से पहले वहां पर एस्टर बनता है, ठीक है। एस्टर फॉर्मेशन है, ट्यूबुलिन है, और दे आर मेड अप ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आपको इसकी नॉलेज इस लेवल तक होनी चाहिए कि कहाँ आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं और किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है। ट्यूबुलिन इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below option is are examples of an organ that contain a smooth muscles। अब पहले तो ये पता होना चाहिए स्मूथ मसल्स क्या होती है। तो स्मूथ मसल्स क्या होती है, स्मूथ मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज योर विसरल मसल्स and they are present into the hollow cavities of the organ system। hollow cavities के अंदर present होते हैं, जैसे आपका reproductive system है या आपका एलिमेंट्री सिस्टम है, जहां पर भी आपको क्या मिलेंगी, हॉलो कैविटीज मिलेंगी, वहां पर हमारी स्मूथ मसल्स जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है, वही वहां पर प्रेजेंट होती है। तो कहां पर, यूट्रस, आयरिस, ब्रोंकाई या ऑल ऑफ दिस। अब आपको पता है कि स्मूथ मसल्स आर द विसरल मसल्स एंड दे आर प्रेजेंट इनटू द हॉलो कैविटीज ऑफ द बॉडी और द ऑर्गन सिस्टम। अब आप यहाँ बता सकते हो कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना। और स्मूथ मसल्स का एक और फीचर मैं आपको बता देती हूँ, दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। टू फाइंड आउट कि वो कहां कहां है, दे आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कोई भी काम, इनका अपने हिसाब से करते हैं। एंड दे आर ऑब्वियसली अनस्ट्राइएटेड, दे आर नॉट अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, दे आर अनस्ट्राइएटेड इन नेचर। तो यूट्रस होगा, आयरिस, ब्रोंकाई, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज योर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इन सारी जगह पर चीजें क्या है, ऑटोमेटिक है, दे विल कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड मूव ऑटोमेटिकली। वहां पर हमारी विल के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलेंगी। हमारे विल के अकॉर्डिंग, जैसे अभी इफ आई एम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहां पर क्या है, मेरी विल है, मैं मुझे मूव करना तो मैं करूंगी, नहीं करना तो मैं एक जगह पर स्टिल भी खड़ी रहूंगी। दैट इज कॉल्ड एज योर स्केलेटल मसल्स, वो मसल्स जो आपके बोन्स से कनेक्टेड है। तो हमारा जो स्केलेटल मसल सिस्टम है या स्केलेटल मसल्स है, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल इनटू द वॉलंटरी एक्शंस। तो ये कहां पर है, ये आपके वॉलंटरी एक्शंस के अंदर है, ठीक है। दिस इज वॉलंटरी नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ टंग इज टू। जीभ का क्या फंक्शन है, ऐसे तो बड़े फंक्शंस है, ठीक है, सोसाइटल तो बड़े फंक्शंस है, जरा बायोलॉजिकल फंक्शंस देख लेते हैं। हेल्प इन द एक्ट ऑफ swallowing, it mixing helps in mixing the saliva with the food, help in speaking and all of these। तो स्पीकिंग में तो टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सारी जगह आपकी टंग जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल। वन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब जो आपके पाचन तंत्र में मदद करते हैं, दैट लैक्स एंजाइम्स बट एड्स इन द डाइजेशन। अब देखो कितना ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी सिंपल। आपको यहाँ पर एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस बताना है, इन चार ऑप्शंस में एक ऐसा जूस है जो कि एंजाइम नहीं है लेकिन डाइजेशन पार्टिसिपेट करता है, पर वो एंजाइम नहीं है। बाइल, सक्कस, एंटेरिकस, काइम या फिर काइल, ए बी सी डी। वो किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम नहीं है, बट इट डज पार्टिसिपेट इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ए बी सी या फिर डी, क्या लगता है? इसका आंसर जो है करेक्ट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, बाइल। तो अगर आपको पता हो, बाइल जूसेस आर नॉट एंजाइम्स, दे आर द बाय प्रोडक्ट्स। पता है ना, बाइल क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। किसके किसके बाय प्रोडक्ट्स हैं ये, बताओ कमेंट करके। किसके बाइल प्रोडक्ट्स, बाइल जूसेस जो है वो बाय प्रोडक्ट है, दे आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है, किसके है। एंड इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूसेस? जैसे हम बोलते हैं, सॉरी, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स, ऑफ कोर्स बाइल जूसेस, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, क्या है ये सारी की सारी चीजें? क्लियर है आपको? अगर नहीं क्लियर है तो डेफिनेटली क्लियर कर लीजिएगा, और अगर क्लियर है तो कमेंट करके डेफिनेटली बता देना, ठीक है।
कि बाइल जो है दे आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ समथिंग, व्हाट दैट समथिंग इज व्हाट, क्या है वो, ठीक है। सक्कस एंटेरिकस, काइम्स एंड काइल्स, दे आर ऑल द एंजाइम्स, ये डाइजेशन में आपका पार्टिसिपेट करते हैं। लार्जेस्ट चैम्बर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स का लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में रूमिनेंट्स के अंदर? ह्यूमन, रेटिकुलम, ओमासम या फिर आपका एबोमासम, ए बी सी डी। लार्जेस्ट चैम्बर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे बड़ा चैम्बर रूमिनेंट्स के अंदर कौन सा होता है? ए बी सी डी। ऑफ कोर्स इट पार्टिसिपेट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ह्यूमन, ठीक है। गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन, अब गैस्ट्रिक डाइजेशन का मतलब है स्टमक, ठीक है। गैस्ट्रिक का मतलब क्या है? स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होगी इट टेक्स प्लेस एफिशिएंटली, किस मीडियम में सबसे अच्छा काम करेगी? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर नन ऑफ दिस। अब अगर आपको पता हो तो स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है HCl, ईदर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड होगा तो डाइजेशन कैसे होगी? कॉन्सेंट्रेटेड है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि स्टमक की वॉल को भी इरोड कर सकता, बट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि स्टमक की वॉल रिलीज करती है एक स्लाइम लेयर दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस सिक्रीशन होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से HCl जो है वो हमारे स्टमक को इरोड नहीं कर पाता है। तो अभी गैस्ट्रिक डाइजेशन जो है वो कौन से मीडियम में ज्यादा काम, अब आप खाना खा रहे हो, है ना, खाना खाया आपने, तो उससे चीजें और एसिडिक होंगी या बेसिक होंगी या न्यूट्रल हो जाएंगी? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ऑफ कोर्स इट इज इनटू दी आपका एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl होगा तो आपका एसिड होगा। और एक और चीज आपको बता देती हूँ, एसिड HCl जो होता है इट मेक्स योर फूड एल्कलाइन नॉट एसिडिक, ये आपके खाने को एल्कलाइन बनाता है। सो इट शुड बी इनटू दी एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी ये क्वेश्चन आपको एक्सक्रीशन से आया है। एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म अमंग देम, सबसे कम टॉक्सिक कौन सा होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड? देखो देखो एक चीज आपको और बता देती हूँ, ये मैं बहुत बारी चीज बता चुकी हूँ। अमोनिया जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया, ये हमेशा आपको उन ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा जो कि एक्वेटिक इन लाइफ, एक्वेटिक आपके एनिमल्स होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट होने में, बाहर निकलने में इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, लॉट ऑफ वाटर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर जरूरत होती है अगर हमें अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है, राइट। तो यहाँ पर अमोनिया जो होता है दैट इज इनटू द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो ये तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, एंड इट इज द मोस्ट टॉक्सिक वन, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, मोस्टली टॉक्सिक। और मुझसे पूछा है लीस्ट टॉक्सिक मतलब सबसे कम, तो अमोनिया तो नहीं होगा। अब बचे आपके पास यूरिया, यूरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज सच, तो ये तो नहीं। अब 3 ही बचे आपके पास, अब 2 ही बचे, या तो यूरिया है या यूरिक एसिड है, ए या फिर बी। तो यूरिया जो है वो ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है, लीवर के अंदर देयर इज यूरिया फॉर्मेशन, वहां पे वो फिल्टर होता है और वो आपका किसमें, और हमारे यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया होता है। वी आल्सो नीड वाटर बट नॉट दैट मच इफ वी कंपेयर इट विद द अमोनिया। तो सबसे ज्यादा जो लीस्ट टॉक्सिक होता है दैट इज योर यूरिक एसिड। तो ये आपको कहाँ मिलता है? इंसेक्ट्स के अंदर। अच्छा अब और भी बताओ मुझे, यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इनटू द एनिमल्स, कौन से एनिमल्स में यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? तो एनिमल्स के नेम्स आपको कमेंट करने। देखो अगर आपको नहीं पता है ना तो आप डेफिनेटली जाइए और सर्च कीजिए, जब आपको मिल जाए तो वापस वीडियो पे आओ, कमेंट करो, इससे क्या होगा आपको भी चीजें याद रहेंगी। Where does filtration of blood takes place? ब्लड कहाँ फिल्टर होता है, टेक्स प्लेस? पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्रैक्ट या फिर मालफिजियन बॉडी? ए बी सी डी। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारा ब्लड कहाँ पर फिल्टर होता है? पीसीटी, डीसीटी में। सो दे आर बेसिकली योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और दिस इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इन दोनों के अंदर क्या होता है? देयर इज योर रीएब्जॉर्प्शन। अगर हम चीजों को ध्यान से समझ ले तो हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती है। जैसे अब ये जो कॉन्सेप्ट है फिल्टरेशन का, ये किसका कॉन्सेप्ट है? किडनी का, है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की 2 ही चीजें होती हैं। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके क्या मेन फंक्शंस हैं? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के 2 ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पहला है अल्ट्रा फिल्टरेशन। व्हाई वी कॉल इट एज अल्ट्रा फिल्टरेशन?
फिल्ट्रेशन क्यों नहीं लिखा, अल्ट्रा क्यों लिख दिया? फिल्ट्रेशन पे भी तो काम चल ही रहा था, फिर ये अल्ट्रा लिखने की क्या जरूरत थी, बताना मुझे, ठीक है। और दूसरा, देयर इज योर रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से ये चीजों को एब्जॉर्ब करता है। अगर कभी इसको लगे कि ये चीजें जो है दोबारा से यूज हो सकती है तो रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो पहला स्टेप है उसका फिल्टर करने का किडनी का, दूसरा जो है दैट इज योर रीएब्जॉर्प्शन। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है फिल्ट्रेशन से रिलेटेड कि फिल्ट्रेशन जो है ब्लड की वो कहां पर होती है, तो दोनों में तो रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो ये तो नहीं होंगे। कलेक्टिंग डक्ट इज बेसिकली एज अ नेम इज इंडिकेटिंग इट इज फॉर कलेक्टिंग द यूरिन, आपका फिल्ट्रेट जो होता है वो कलेक्ट होता है यहाँ पर। आंसर इज अ माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी के अंदर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं आपके, दैट इज योर ग्लोमेरुलस एंड योर बोमन्स कैप्सूल। So we have this glomerulus and this is your Bowman's capsule. कलेक्टिवली स्ट्रक्चर को माल्फिजियन बॉडी कहा जाता है। सो इट विल फिल्टर और ये बोमन्स कैप्सूल में ट्रांसफर होते रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a large quantity of which one of the following is removed from our body by the lungs? तो lungs क्या रिमूव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। लार्ज क्वांटिटी, किसकी लार्ज क्वांटिटी होती है सबसे ज्यादा, फिर लंग्स उसे हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ए बी सी डी, आंसर इज योर ऑब्वियसली सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों के दोनों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। Birds and land snails are यूरिकोटेलिक एनिमल्स। आ गया ना वही क्वेश्चन। बर्ड्स और लैंड स्नेल्स जो होते हैं दे आर यूरिकोटेलिक, का मतलब होता है उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। मैमल्स एंड फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरियो का मतलब क्या होता है, दे हैव यूरिया एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। एक्वाटिक एम्फीबियंस यानी पानी में रहने वाले एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो वो कैसे होते हैं, अमोनिया, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। कैसे, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक, कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो यूरियो मतलब यूरिया होता है। तो अगर आप देखो ना, दो स्टेटमेंट तो फिर भी ठीक सी लग रही है, ये तो हमने अभी की है ना। सी स्टेटमेंट जो है वो तो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की है। अब बचते ही ए बी सी, मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट से अगर आप देखो ध्यान से, जिसमें रिपीटेड वर्ड हुआ है दैट इज बर्ड्स, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, इसमें से कोई एक आपका जो स्टेटमेंट है दैट कुड बी फॉल्स एंड द करेक्ट आंसर इज योर डी, दैट इज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक। ऐसा नहीं होता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। In which of the following disorders blood has a defective hemoglobin? कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो डिफेक्टिव होता है? हिमेटोमा, हिमेटोरिया, या हीमोफीलिया, या फिर सिकल सेल एनीमिया। तो हीमोफीलिया इज वेरी मच फेमिलियर। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है आपका, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है ना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज एब्सेंट। ओके फाइन, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। हीमोफीलिया के अंदर हमने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है, कौन सा फैक्टर, नेम दैट फैक्टर। कौन सा फैक्टर जो होता है हीमोफीलिया के अंदर दैट इज एब्सेंट, कौन सा फैक्टर एब्सेंट होता है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन आपको इस लेवल का भी आ सकता है, आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। और ये भी बताना है ये दोनों चीजें क्या होती है, हिमेटोमा क्या है, हिमेटोरिया क्या है। इसका आंसर जो है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज इनटू द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर 6th पोजीशन पर एक अमाइनो एसिड होता है जो कि रिप्लेस होता है, देयर इज योर रिप्लेसमेंट। क्या होती है वो रिप्लेसमेंट, देयर इज योर प्रेजेंस ऑफ वेलिन। किसकी जगह पे, वेलिन किसको रिप्लेस कर देता है, तो वेलिन अगर होगा तो सिकल सेल एनीमिया होगा। किसको रिप्लेस करता है, ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा क्या है, अगर जो हम सॉल्ट लेते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड, तो बेकिंग सोडा क्या है, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम कार्बोनेट, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम बाइकार्बोनेट। ए बी सी डी, क्या है बेकिंग सोडा, सो बेकिंग सोडा जो है दैट इज योर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। Pine, fir, spruce, dar, larch, cypress, they are the famous timber yielding plants of which several also occur widely in the hill regions of India. All these belongs to किसके examples हैं ये, pine, fir, spruce, cedar, किस में आते हैं
एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोटिलिडन्स या डाइकोटिलिडन्स। तो ये मोनोकॉट और डाइकोट तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही है, मतलब इन्हीं की क्लास है, सब क्लासेस, सब डिविजन्स A B C D। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑब्वियसली B, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। ओजोन होल रेफर्स टू, किसे कहा जाता है ओजोन होल? होल इन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में होल है। डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फियर, डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर, या इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फियर, किसे कहते हैं ओजोन होल? देखो ओजोन होल के बारे में बहुत बार हमने पढ़ा है ना, बट इतनी डेप्थ में इतना एक्यूरेसी से बताना पड़ेगा ये तो नहीं पता था, पर बताना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है। ABCD, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर C, दैट इज इट रेफर्स टू द depletion of the protective ozone layer in the upper atmosphere, that is your stratosphere. Plant receive their nutrients mainly from, plants अपने nutrients को कहां से लेते हैं? क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट या फिर सॉइल? A, B, C या फिर D? क्या है इसका करेक्ट आंसर? दिस यू हैव टू कमेंट, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज फॉर दी होमवर्क, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसे कमेंट करके बताना है इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर द आंसर्स। होपफुली आप जो है इसमें पार्टिसिपेट डेफिनेटली करेंगे। देखो आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है ना, और ऐसा नहीं है कि मास्टर कैडर नहीं आएगा, मैं फिर से कह रही हूँ मास्टर कैडर डेफिनेटली आएगा, पर टाइम बहुत कम मिलेगा, इसलिए रिस्क ना लो, रिस्क ना लेते हुए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जहां पर प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट टॉपिक पे आप कौन से, नेक्स्ट जो क्लास होगी उस पे आप कौन सा टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, चाहे वो जोलॉजी है चाहे वो बॉटनी है, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, हम दोनों को कलेक्टिवली कर लेंगे। आप मुझे बता दो बस बायोलॉजी में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हैं, उसी पे बात करके हम अपने सारे सेशंस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? सो डेफिनेटली आंसर जरूर कीजिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर एवरीबॉडीज आंसर, और कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप सेशन में आए हैं तो लाइक करके डेफिनेटली जाइएगा, राइट? सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।